पूरी दुनिया को बारूद और आग के मुहाने पर जिसने ढकेला है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, इस समय उसका गुनहगार चीन है। ड्रैगन के पापों का घड़ा भर चुका है और अब उसे और घड़े नहीं मिलने वाले। उसका अंत अब लगभग तुरंत होने वाला है क्योंकि ड्रैगन घिर चुका है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद ही खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। जिनपिंग को कहिए जो कहना हो, आपको जुल्मी कहिए, जालिम कहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता। चीन में मुसलमानों पर जैसा जुल्म हो रहा है, आप देखें तो रूह कांप उठे। जिनपिंग के यार इमरान देखें तो सिहर उठे, लेकिन वो देखते कहां हैं, ये भी सच्चाई है। ना इमरान का मुंह खुलेगा, ना मुस्लिम देश इस पर कुछ बोलेंगे, पर हिंदुस्तान बोलेगा, भारतवर्ष बोलेगा। हर एक रात से पर्दा उठाएंगे और वो दिखाएंगे जिससे जुल्मी जिनपिंग की पोल खुलेगी। हम आपको बॉर्डर पर चीन की वो हरकत दिखाएंगे जिसे जानना बहुत जरूरी है। क्या वाकई वो डिसएंगेज और डिस्केलेट कर रहा है? उस पर कार्रवाई भी करना अब जरूरी है। कैसे बताएंगे, कैसे चीन को ताइवान भी हरा सकता है। कहीं ताइवान को बहुत हल्के में लेने की भूल तो चीन नहीं करता रहा। आखिर ताइवान में वो ताकत कहां से आई है? लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल RSN सिंह साहब। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं शोएब जबई, अध्यक्ष IMF। हमारे साथ इस चर्चा में है चौधरी हमीद पोथी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, आपको एक अहम खबर दे देता हूं। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म जारी है और चीनी सरकार ने एक और मस्जिद गिरा दिया है। चीन ने मस्जिद गिराकर शौचालय बनाया है। चीन में अब तक 3000 मस्जिदें जमींदोज कर दी गई हैं। टर्की, सीरिया सब खामोश हैं और कोई ये नहीं देख रहा कि अब यहां इस्लाम के मानने वाले लोगों पर जब ज्यादती हो रही है तो मुल्क आवाज उठाएं। खासतौर से वो मुल्क जिन्हें इस लिहाज से कि उसके मजहब के मानने वाले लोग किसी और मुल्क में भी रहते हैं, उसको दूसरे मुल्कों में घरेलू मसलों पर भी दखलंदाज होना होता है। उसे यहां उइगर मुसलमानों पर होने वाला अत्याचार तब भी नहीं दिखाई दे रहा जबकि कहा यह जा रहा है कि 20 लाख उइगर मुसलमान कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखे गए हैं और उनको तरह तरह के अत्याचार दिए जा रहे हैं कि वो इस्लाम छोड़ दें और हान बन जाएं। ऐसे में क्यों पाकिस्तान को यह नजर नहीं आता? टर्की सिर्फ एक बार जुबान खोलकर खामोश क्यों है? और जब मैं ये सब कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं और आज क्या नई कड़ी है जो जुड़ी है और ये बताती है कि उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों पर आवाज उठाया जाना जरूरी है? आइए मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अगर इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि वाकई क्या ऐसा भी इस धरती में होता है? करने वाला अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा परचम लेने वाला बनाना चाहता है और उसके लिए इस तरीके की जुल्मों सितम की इंतहा कर रहा है और वो लोग जो इस्लाम के पैरोकार हैं वो खामोश बने हुए हैं क्योंकि उनको यहां अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आती। मतलब वो दोगले हैं, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जरा देखिए यहां जुल्मी जिनपिंग का कैसा चेहरा नुमाया हो रहा है। इन दो तस्वीरों को देखिए, उइगर मुसलमानों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं उसकी दो बानगी देखिए। उनकी इबादत गाह को गिरा दिया जाता है, उनकी मस्जिद को जमींदोज कर दिया जाता है और उस जगह पर शौचालय बनाया जाता है। और यहां पर देखिए आप, ये उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार, स्टेट स्पॉन्सर्ड अत्याचार हो रहा है। उनको किस किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया है। और वो आबादी जो इस जगह पर जिनजियांग में, जो ईस्टर्न टर्की का इलाका होता था, वहां पर आप देखें उसको एनेक्स करके अपना सबसे बड़ा राज्य भी उसने बना लिया। अब ये जिनजियांग चीन का सबसे बड़ा राज्य है और वहां की सबसे बड़ी आबादी जो होती थी उइगर मुसलमानों की, अब वो सिर्फ 90 लाख 1 करोड़ के आसपास बचे हैं। जो 95% होते थे 1945 के आसपास पूरी आबादी में, अब वो सिर्फ 45% बचे हैं और उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको भी बदला जा रहा है हान में। हान वो जिसके ज्यादातर लोग CCP में हैं। CCP ही वहां पूरा राजकाज चला रही है, इसलिए वो चाहती है कि ये हान में तब्दील हो जाएं। और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि ये लोग अतिवादी हैं, क्योंकि ये लोग चरमपंथी हैं, क्योंकि ये लोग अलगाववादी हैं और क्योंकि ये लोग आतंकवादी हैं, इसलिए इनका बदला जाना, इनका वहां से हटाया जाना जरूरी है। लेकिन फिर भी ये औपचारिक तौर पर नहीं कहा जाता। औपचारिक तौर पर तो ये कहा जाता है कि
कि हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम इनको इनकी जीविका सही और अच्छे तरीके से कमा पाएं, इनकी जिंदगी में और सुधार हो, लिहाजा इनको रोजगार के नए नए साधन मुहैया कराएं, उससे पहले हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन तस्वीरों को आप बहुत गौर से देखिए। जुल्म की वो दास्तान जिसको बाहर की दुनिया ने कम ही जाना है, क्योंकि वहां की मीडिया भी सेंसर्ड है, लेकिन फिर भी कितना दबाएगा जालिम, आखिरकार तो सब्र का पैमाना छलकेगा। और यहां वो पैमाना जब छलका तो खबरों के रूप में ये बूंदें बाहर आई हैं, और इसमें कई वो लोग हैं जो पहले सेलिब्रेट किए जाते थे। मसलन इनमें जिसने वहां की तस्वीरों को बाहर की दुनिया तक पहुंचाया है, एक नामचीन मॉडल हुआ करता था, उस मॉडल को भी वहां पर अंदर हथकड़ियों में जकड़ कर रखा गया है, उसके घुटने फोड़ दिए गए हैं और उससे कहा जा रहा है इस्लाम को छोड़ दो, अब तुम और ज्यादा इस्लाम नहीं मानोगे। हान में बदल जाने के लिए कहा जा रहा है, महिलाओं बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल के लिए फोर्सफुली कहा जा रहा है। जबकि एक बच्चा पॉलिसी जो चीन ने चालू की थी वो कुछ सालों पहले खत्म कर दी, लेकिन इस जगह पर यह इंश्योर किया जा रहा है कि यहां अव्वल तो बच्चे हो ही नहीं, और अगर बच्चे हों तो वो मुसलमान नहीं कहलाएं, वो हान कहलाएं। और अगर ये तब की बात है जबकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज ना करें, वरना फोर्सफुली उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करवाना है और उनकी आबादी को और ज्यादा बढ़ने से रोकना है। ये तस्वीरें आप देखें, कहीं पर किसी इबादत की जगह को समाप्त करके उसकी जगह शौचालय बनाया जा सकता है क्या? किसी जगह पर चुपचाप अपना काम कर रहे, अपनी जिंदगी बसर कर रहे लोगों को ले जाकर कंसंट्रेशन कैंप्स में ये कहकर कि वहां चलना और वहां पर जाकर वोकेशनल ट्रेनिंग लेना आपके लिए जरूरी है, क्या उनके ऊपर रूह कपा देने वाले अत्याचार किए जा सकते हैं क्या? और जब ये सब हो रहा हो तो केवल कुछ जगहों पर आपत्ति जताकर खाना पूर्ति की जा सकती है क्या? जैसा कई वो देश जो इस्लाम को के हिसाब से अपने आप को चलता हुआ बताते हैं, क्या उनको अपने इन भाइयों पर होने वाला अत्याचार नजर नहीं आ रहा? क्या वो देश जो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में यह कहकर दखल अंदाज हो जाते हैं कि वहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, क्या उनको यहां पर किसी तरह का जुल्म और अत्याचार नजर नहीं आ रहा? इस पर करूंगा मैं चर्चा। आइए सबसे पहले इसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उनका रुख और नजरिया जानते हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं संजय कुलकर्णी साहब। ये क्यों आवश्यक लग रहा है उसको कि यहां इस जगह को हानों से पाट दिया जाए और उइगर समाप्त कर दिए जाए? दिनेश, अगर हम इसकी शुरुआत देखें, जो पीएलए है वो उसका कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एथीस्ट है, यानी वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखती। उसको तो छोड़ो, आप धर्म में विश्वास नहीं रखते। वो यूगर प्रोविंस जो सिंकियांग प्रोविंस, सिंकियांग मतलब एक नया प्रोविंस, और वहाँ से सबसे ज़्यादा अगर वहाँ से का उत्पादन चीन को जाता है तो वो है कॉटन का, लैवेंडर का, सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ होता है और वहाँ से चीनी कपड़े ये वो सब बनते हैं कॉटन के। अब उसके अलावा ये बात कोई नई नहीं है। 2016 में उन्होंने जो मॉस्क गिराई थी, उधर उन्होंने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, शौचालय बनाया। अब उस शौचालय का वो उद्घाटन कर रहे हैं कि वो ही नहीं, एक आजना प्रोविंस है वहाँ पे उन्होंने एक और मॉस्क को गिराया और उधर उन्होंने कन्वीनियंस स्टोर बनाया जहाँ पे वो शराब और सिगरेट बेचेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा री-एजुकेशन, शराब जो कि इस्लाम में हराम है, और पता ये भी चल रहा है कि वहां पोर्क खाने के लिए लोग मजबूर किए जा रहे हैं, उनको जबरन पोर्क खिलाया जा रहा है, और जो भी उनके धर्म में हराम बताया गया है वो सब कुछ करने के लिए जबरदस्ती की जा रही है। मैं आपके पास लौट रहा हूं संजय कुलकर्णी साहब, लेकिन उससे पहले अहम खबर बताकर मैं आरएसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। चीन को एक बड़ा झटका लगा है, भारत के लिए यह अच्छी खबर है। 24 कंपनियां भारत में मोबाइल फोन प्लांट लगाने वाली हैं। सैमसंग से लेकर एप्पल तक के पार्टनर्स की भारत में दिलचस्पी है। भारत में अगले 5 सालों में अरबों का सामान बनना शुरू हो जाएगा। 153 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बना करेगा, ऐसा प्रोजेक्शन अभी से मिल रहा है। और जाहिर है पूरी दुनिया बहुत महत्वपूर्ण सप्लाई चेन के तौर पर हिंदुस्तान को देख रही है, लेकिन जिस तरीके से टर्बुलेंस बनाने की, अनिश्चितता का माहौल बनाने की कोशिश चाइना कर रहा है, जाहिर वो ये नहीं चाहता कि उसके बाद वहां से छिटकने वाला जो व्यापार है वो हिंदुस्तान को मिले और हिंदुस्तान उसकी जगह एक महाशक्ति बनकर उभरने लगे। मैं आरएसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। आरएसएन सिंह साहब, ये चौतरफा हमले जो उसने किया हुआ है, जाहिर है वो ये देख रहा है कि वो किन बेहतर तरीकों से अपने हितों को सुरक्षित कर सकता है, लेकिन क्या अपने हितों को सुरक्षित करने का यह भी एक तरीका हो सकता है कि आप अपने यहां की एक माइनॉरिटी को लगभग मिटाने पर आमादा हो जाएं? नहीं, ये चीज़ें तो लगभग मेरी यादाश्त में कम से कम 3 से 4 साल से ये हर डिबेट्स में, आप ही के यहाँ इस मुद्दे पर कई बार डिबेट्स हुआ है।
लेकिन किसी ने आपके यहाँ जितने ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं इन्होंने कभी कोई भर्त्सना नहीं की है इसकी चीन की। और मैं तो पूछता हूँ ये क्या हो गया? चाइनीज एम्बेसी में जाओ ना, छाती ठोको, छाती ठोको, PFI की तरह वी आर गाजा प्लेकार्ड्स ये करो। करे नहीं, छाती इतना न छाती ठोक रहे हो, ना आगजनी कर रहे हो, ना पथराव कर रहे हो। बड़ी बड़ी अजीब सी बात है। तो ये देखो, ये ना उम्मा की लड़ाई है ना इसकी लड़ाई है। मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ, केवल हिंदुस्तान को बर्बाद करना ये गजवाए हिंद है। ये यहाँ पे बैठे हुए आप जितने भी आप लोग हैं जो आते हैं जो ये इस्लाम के ठेकेदार, उनसे पूछो कि ये कैटेगोरिकली भर्त्सना करें, नहीं करेंगे। तो ये आइए मैं देख लेता हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या अशोक सज्जनहार साहब के पास जाऊं, उससे पहले शोएब जमाई से पूछ लेता हूं क्या वो भर्त्सना करेंगे। नहीं, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। शोएब जमाई, नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार, आपकी टिप्पणी। वो एक बाइनरी कर देंगे। आपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो आग लग रही है, जो हम पर जुल्म, अभी देखिए, पूछिए इनसे, आपको बताएंगे वो। शोएब जमाई, देखिए, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। अभी कोई इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। हालांकि इस मुद्दे पर मैं पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपनी बात रख रहा हूँ। सोशल मीडिया पे हमने कई बार इससे पहले इस मुद्दे पर बात रखी, लेकिन जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था तो मुझे याद है कि 27 दिसंबर की वो शाम थी जब हमने उइगर मुसलमानों पर मंच से चढ़ करके हमने इस मुद्दे पर बात रखी। और हमने जब बात रखी तो जब हमने चाइना की उसके बारे में यहाँ से कंडेम किया और उइगर मुसलमानों के हवाले से बातचीत की, तो उस भाषण के बाद फौरन ही कुछ लेफ्ट के लोग आए और वो मेरे खिलाफ बातचीत करने लगे कि आप क्यों मीडिया के प्रोपेगेंडा में पड़ गए, आप कैसे CPM के खिलाफ या चाइना के खिलाफ बोल सकते हैं। उसी वक्त से हमने तय कर लिया था कि जो CPM के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, एक CPI है जो USSR के साथ रहते हैं और CPM जो चाइना के मार्क्सिस्ट के साथ रहते हैं। हमने कहा कि शाहीन बाग आंदोलन में कोई भी मार्क्सिस्ट, कोई भी कम्युनिस्ट आदमी नहीं रहना चाहिए, ना मंच के संचालन में और ना ही। और उसी वक्त हमने जिस लेवल पे और जिस मैग्नीट्यूड के साथ अत्याचार हो रहा है, जितनी बड़ी तादाद में उइगर मुसलमानों के साथ, ये जो आप याद दिला रहे हैं कि हमने एक मंच से जाकर ये बात कही थी, वो लोग जो इस्लाम को सुरक्षित देखना चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से यूं खाना पूर्ति कर दी जानी काफी है क्या? टर्की ने भी यही किया, पाकिस्तान तो खामोश है। नहीं, मैं इस मामले में यहाँ से सबसे पहली तो बात करता हूँ कि मुझे इस देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री इसका बदला इस तरीके से ले सकते हैं, जो जुल्म वहां पे चाइना कर रही है उइगर मुसलमानों के साथ, वो बदला इस तरीके से हो सकता है कि चाइना की जितनी बिजनेस है वहां पे वर्ल्ड लेवल पे जो प्रोडक्शन की और इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक कंट्रीज से क्या तवक्को है आपकी? प्रधानमंत्री से तो बहुत सारी तवक्को है आपकी, लेकिन वो जो इस्लाम के नाम पर कहीं किसी दूसरी जगह किसी दूसरे कोने पर होने वाले मुद्दे को अपना बताने लगते हैं, उनके साथ क्या उम्मीदें हैं आपकी शोएब जमाई? मैं सबसे पहले यहाँ PTI के प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का दोगलापन कब तक चलेगा? आप CPEC का पैसा लेने के चक्कर में, CPEC के अपनी प्रोजेक्ट की वजह से आप चाइना के उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे उस पर कभी आवाज नहीं उठाते। इमरान खान की घिक्की बन जाती है चाइना के खिलाफ बोलने में। चलिए मैं आपके सवाल को रिफ्रेम करके पहुंचाता हूँ पोथी साहब के पास। पोथी साहब, उनका कहना ये, यहाँ से हिंदुस्तान से आप तक ये सवाल पहुंचा रहा हूं मैं, और ये शोएब जमाई हैं जो खुद एक मुसलमान है, वो ये कह रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान चीन के साथ यूं कुर्बतें बढ़ा रहा है, वो चीन जो इस्लाम पर अत्याचार कर रहा है, क्यों ये पाकिस्तान होने दे रहा है और वो कभी खुलकर बोलता क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप का तल्लक है, ये आप सब जानते हैं कि 70 साल पुरानी है, मगर मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से चाइना ने गलवान वैली में लद्दाख की साइड लिए हुई है, और आप जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ, उसके बाद से लेकर आपका जो मीडिया एक प्रोपेगेंडा वॉर की तरफ आ गया हुआ है। एक्चुअली आपकी फौज को ये चाहिए कि वहाँ पे जो चाइनीज ट्रूप आए हुए हैं, जो फौज ने वो चाइनीज फौज आई है, उसका मुकाबला करें कि मासवाए इस प्रोपेगेंडे के। सवाल का जवाब दीजिए, हमको किससे मुकाबला करना है, हमको क्या करना है? एक सोवरेन कंट्री होने के नाते हम वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ एबटाबाद जैसी घटनाएं नहीं होती। पोथी साहब, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस्लाम के नाम पर दुनिया के किसी कोने में होने वाली किसी घटना को आप अपना बताते हैं, ये घटना आपको अपनी क्यों नहीं दिखाई देती, जहां उइगर मुसलमानों पर 20 लाख की तादाद में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोग रखे गए हैं? देखिए
ये आप वो चीज डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप मेरा सवाल अवॉइड कर रहे हैं, और अवॉइड करना है तो आप खामोश रह सकते हैं अपने वजीर आजम की तरह। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर बोलने आए हैं तो बात रखिए। ये उस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हकीकत किसी सूरत की। अरे यहाँ शोएब जमाई बैठे हैं और ये तो सेकुलर कंट्री है, लेकिन यहाँ पर भी वो एक मंच से खड़े होकर उइगर मुसलमानों के लिए कह सकते हैं आप तो इस्लाम के नाम पर चलने वाले देश हो, वहां कन्वर्ट कराते हो लोगों को जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, वहां आपके धर्म के लोग उइगर बैठे हुए, उनके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? हम इस्लाम के नाम पर जान देने के लिए भी तैयार हैं। जान तो दे रहे हो आप। अच्छा गप कड़वा थू। अशोक सज्जनहार साहब, इससे बड़ा दोगलापन क्या हो सकता है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, जो इससे ज्यादा हिपोक्रेसी नहीं हो सकती है। और ये पाकिस्तान में देखिए, जब इमरान खान से पूछा गया जो आपका वीगुर लोगों के बारे में क्या आपका विचार है, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं व्यस्त हूँ, बहुत बिजी रहा, तो मैं मालूम नहीं मुझे इसके बारे में क्या है। देखिए बहुत सारे सभी जो इस्लामिक देश हैं, एक इस्लामिक देश ने 50 से ऊपर ज्यादा होंगे OIC के मेंबर्स, एक किसी मुसलमान देश ने उठकर चीन के विरुद्ध बात नहीं की है इसके बारे में। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री, मैं मलेशिया का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो यहाँ पर कश्मीर में क्या हो रहा है और भारत के मुसलमानों के बारे में क्या हो रहा है बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, अभी नहीं, महाथिर मोहम्मद से जब पूछा गया भाई आप उइगर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कुछ, वो कहते हैं जो चीन है बहुत ही ताकतवर देश है, तो हम उसके साथ जरा सोच समझ कर बात करते हैं। तो मतलब ये मुस्लिम उम्मा की बात नहीं है, ये बात है जैसे अभी आपके ये जो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं ये भी बता रहे हैं, जो क्योंकि उनको चीन से पैसा मिलता है इसीलिए वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। तो इसीलिए अभी मुझे ये कश्मीर के मामले में वो बोलते हैं और ये कहते हैं देखिए जो अरब कंट्रीज हैं वो इसलिए चुप हो गई हैं क्योंकि तिजारत का मसला बीच में आ गया है हिंदुस्तान के साथ। ये तिजारत और क्या नफा नुकसान सामने नहीं रखते हैं? पोथी साहब, आप लोग क्या सामने, आप लोग कश्मीर के मामले में बोलते हो, उइगर में चुप रहते हो? देखिए जहां पर नेशनल सॉवरेनिटी आती है, देखिए मेरी बात सुने, जहां पर नेशनल सॉवरेनिटी आती है वहां पे पैसा वैसा कोई चीज अहमियत नहीं रखता। जहां पर नेशनल सॉवरेनिटी आती है, की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। रहेगा हमारे मुसलमान भाई कहीं पर भी रहें, आपके मुसलमान भाई अगर वो हो जाते हैं तो उइगर मुसलमानों पर आप आंखें बंद क्यों करते हैं? देखिए आप हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया को चाहिए कि कश्मीर में क्या चाहिए वो नसीहत ना दें, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे सकते हैं तो अच्छी बात है। आम पूछने पर इमली ना बताएं, आम पूछने पर इमली ना बताएं सर, जो पूछा जा रहा है वो बताएं। और आप देखिए आपसे ज्यादा मुखर तो वो शोएब जमाई है, उनका ऑडियो म्यूट है, लेकिन उइगरों के लिए देखिए उनका खून कैसे खौल रहा है, देखिए उनका वो सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो लगातार वो कुछ ना कुछ स्क्रीन पर कर रहे हैं। शोएब जमाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक समय में एक आदमी बोलता है, आप जानते हैं यहाँ पर, इसलिए अभी आप जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। लेकिन एक अहम खबर आपको बता दूं मैं, लद्दाख में चीन की साजिश का एक और बड़ा खुलासा। लद्दाख में PLA बिछा रहा है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, सीमा से पीछे हटने के उलट लद्दाख में चीनी साजिश, पैंगोंग झील में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया जा रहा है। और इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे ले जाऊं, उइगर मुसलमानों पर यह चर्चा थ्रू आउट जारी रहेगी, लेकिन कुछ और अहम मुद्दे हैं जिन पर मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा और उनसे उनकी राय लूंगा। आइए सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि वो कौन सा इलाका है और कैसे बजाय वहां से तनाव कम करने के काम करने, आप हमेशा ये कहते हैं, अभी देखिए कुछ दिनों पहले मैंने आपको वो ट्वीट दिखाया था जिसमें चीन के जो भारत में दूत हैं उन्होंने ये कहा था कि देखिए हमको हाफ वे जाकर मिलना चाहिए कहीं पर, और ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम दोनों ही मुल्क तनाव कम कर सकें। अब ये बताइए कि अगर हम अपने यहाँ DSGBO रोड बनाते हैं अपनी जमीन पर, उनको तकलीफ होने लगती है, और वो क्या कर रहे हैं, जो जगह उनकी नहीं है, पैंगोंग में फिंगर नंबर 4 तक वो बैठे हुए हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि पैंगोंग में झील के नीचे से वो ऑप्टिक फाइबर डाल रहे हैं। क्यों किया जा रहा है ऐसा? हॉट स्प्रिंग एरिया में भी ऐसा ही किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से इलाके हैं। पैंगोंग सो गोगरा हॉट स्प्रिंग में बिछाया जा रहा है ऑप्टिक फाइबर्स को। ऑप्टिक फाइबर आप जानते हैं, ऑप्टिक फाइबर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बहुत ज्यादा डेटा स्पीड के साथ बहुत दूर तक वो इंफॉर्मेशन को ले जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये किस तरीके से हो रहा है आप देखें। सबसे पहले तो आपने देखा कि रुटोक से खुरनाक से, रुटोक आप जानते हैं कि एक मिलिट्री सिटी है जो कि उसने तिब्बत में बनाई हुई है। रुटोक से खुरनाक तक उसने पहले ही पावर लाइन बिछाई हुई है।
खुरनाक वो जो हिंदुस्तानी राजा का एक किला हुआ करता था, लेकिन चीन ने क्रीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत उस इलाके को अपना बना लिया है। तो रुटोग, और रुटोग से आप इधर हिंदुस्तान की तरफ जब आएंगे तो बीच में पड़ेगा खुरनाक फोर्ट, और उसी रोड पर अगर आप आगे चले जाएंगे तो पड़ेगी पेंगोंग त्सो झील। तो रुटोग फोर्ट तक, रुटोग से लेकर खुरनाक फोर्ट तक उसने अपनी बिजली की लाइन पहले ही बिछा ली है, और अब वो ऑप्टिकल फाइबर डाल रहा है जो कि झील की सतह से होता हुआ जाएगा। तो ये देखिए आप कौन सी वो जगह हैं जहां पर वो अपने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है, और कौन सी वो जगह है जहां तक उसने अपनी बिजली की लाइन पहुंचा दी है। यहां आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो मैग्नीफाइड व्यू हम दिखा रहे हैं आपको, ये है खुरनाक फोर्ट। खुरनाक फोर्ट वो जगह है जहां पर मैंने आपको बताया चीन ने कब्जा किया, और रुटोग वो जगह है जो आगे जाकर, इनफैक्ट आप अगर देखें तो वो जो G219 है उसके करीब में वो जगह है जहां उसने मिलिट्री बेस बना रखा है, और इसीलिए रुटोग को ब्रॉडली मिलिट्री सिटी के तौर पर बोला जाता है। और वहां से आने के बाद आगे उसने यहां पर आप देखें पेंगोंग तक अब बिछा लिए हैं ऑप्टिकल फाइबर। मतलब यहां तक तो उसने पहले बना लिया था, इस जगह तक बना लिया था, या खुरनाक फोर्ट तक बना लिया था उसने अपना पावर लाइन इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए, और अब यहां पर वो बिछा रहा है ऑप्टिकल फाइबर। यहां पर ये ऑप्टिकल फाइबर के ये निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये स्पष्ट हो चुका है कि उसने ऑप्टिकल फाइबर यहां तक ले कर दिए हैं। क्या ये उकसाने वाली घटना नहीं है? क्या ये डिसएंगेजमेंट और डिस्कलेशन के लिए एक काउंटर प्रोडक्टिव मूव नहीं है क्या चाइना की तरफ से? जाहिर है उसका इरादा कुछ और है। वो चाह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर यहां तक बिछा दे ताकि सूचना का संप्रेषण और तेजी के साथ किया जा सके। इलेक्ट्रिक के लिए उसने व्यवस्था कर ली है, और कई जगहों पर उसने सोलर पावर ग्रिड बनाए हुए हैं ताकि इलेक्ट्रिक और ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, और साथ में उसने बना लिया है ये ऑप्टिकल फाइबर का जाल, ताकि इसके जरिए आप जानते हैं कि प्रकाश की गति से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। लिहाजा इसको अपने कमांड एंड कंट्रोल से सेंटर से जोड़ने के लिए इस जगह को उसने फाइबर ऑप्टिक्स भी बिछा दिए हैं। आप जानते हैं कि 1557 किलोमीटर का ये इलाका है जो लद्दाख की सीमा बनाता है चीन के साथ, और यहां पर डेप्सांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग त्सो, चुशुल ये सभी तनाव के हवाले हैं। लेकिन यहां पर खास तौर से हॉट स्प्रिंग इलाके में और पेंगोंग इलाके में उसने अपने फाइबर ऑप्टिकल को बिछा दिया है। अब सवाल यह है कि इसको संजय कुलकर्णी साहब, क्या ये बात हिंदुस्तान किस तरीके से लेगा? क्या इसको काउंटर किया जाएगा जो किया जा रहा है उसी के रिफ्लेक्शन के तौर पर, या इसको किसी और तरीके से काउंटर करना होगा? इस समय स्ट्रेटजी क्या होगी? दिनेश, इससे साफ जाहिर होता है कि चीन की मंशा क्या है। उसके कथनी और करनी में अंतर है। वो डिसएंगेजमेंट की बात करता है पर ज़मीन पर डिसएंगेज नहीं होता है, थिनिंग आउट दिखाने की कोशिश करता है। जिस तरीके से इसका जमावड़ा अभी धीरे धीरे करके हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर लगाना, मतलब उसकी जो सोच है वो ये डिसएंगेजमेंट वाली नहीं है, वो वहीं पर रहना चाहता है। और कहाँ तक भी हो, डिसएंगेज अगर होता भी है, थिनिंग आउट होता भी है, ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है और उसका वो पूरा फायदा उठाएगा। जिस तरीके से वो ड्रोन इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से वो यूएवी इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से दुनिया भर के उसके आले टेक्नोलॉजिकल हैं, वो उनके लिए वो इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स लेकर रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसका जो मंशा है पीछे जाने की नहीं है, सिर्फ बातचीत करके किस तरीके से एंगेज करके रखना है। और क्या यही समझा जाए सर कि वो जो कह रहा है कि अब इसी को न्यू नॉर्मल ट्रीट कीजिए, आप जो इस समय जो पोजीशंस हैं उसको न्यू नॉर्मल ट्रीट कीजिए और स्टेटस को एंटे भूल जाइए। आरसीएन सिंह साहब, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं, क्या यही बनाने की कोशिश में वो लगा हुआ है? कामयाब भी हो जाएगा क्या? लेकिन उससे पहले 6:30 बजे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं। 6:30 बजे आप ये देखेंगे कि ताइवान को हल्के में लेने की गलती तो नहीं कर रहा है चाइना, और किस तरीके से ताइवान को हराया जा सकता है बावजूद उसके मिलिट्री माइट के, चाइना के मिलिट्री माइट के, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण से कैसे डरा है चीन। ये ब्रेकिंग देखिए, पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण से डरा चीन। आपसी सहयोग के लिए दोनों देशों के लिए जरूरी है। चीन ने कहा कि भारत और चीन उभरती हुई शक्तियां हैं, लिहाजा उकसाने वाली कार्रवाई ना हो। चीन ने कहा है चीन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने का इच्छुक है। आप जानते हैं कि विस्तारवादी सोच पर हमला बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लिहाजा उस बात को एक बार फिर चोर की दाढ़ी में तिनके के तौर पर उसने रिएक्ट किया है और यह कहा है कि दोनों देशों के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। आरसीएन सिंह साहब, क्या खूब माहौल बना रहा है वो आपसी सहयोग के लिए?
नहीं, देखिए ये जो भी ये फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह की बात है, एक बात साफ जाहिर है कि वो डिसएंगेज का कोई संभावना नहीं दिख रही है मुझे, और ये हकीकत हमारे जो लीडरशिप और डिप्लोमेटिक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है। जो आपने भाषण देखा उसमें उन्होंने एलओसी और एलएसी को सेम ब्रेथ में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, और इसका मतलब ये है कि हम दोनों को हम दो फ्रंट सिचुएशन हम डील करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं अभी कि हमारे यहाँ आप जो लेवल ऑफ, अगर आप भी अखबार पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह की तैयारी है और क्या फोर्स लेवल है। और मैं उस एरिया में रह चुका हूँ, पैगोंगसो का एरिया में, ठीक है, वो मेरा ऑपरेशनल एरिया था, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वो पूरे दो जो एक्सिस हैं वहाँ पे, मैं वो दोनों एक्सिस को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। हालांकि उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं उतना कोई सीनियर ऑफिसर नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी 5-6 साल मेरी नौकरी थी और कुछ समझ थी मेरे को। लेकिन मैं इतना आपको कह रहा हूँ कि जो भी ताइवान में होगा उसका असर यहाँ होगा, जो यहाँ होगा उसका असर ताइवान साउथ चाइना सी पे होगा। ये बड़ा परिप्रेक्ष्य देखने की कोशिश कीजिए। तो ये इसको आप आइसोलेटेड, मैं हमेशा और फिर इस बात को मैं दोहराता हूँ कि समस्या 70% समुंदर में है, 30% ये लैंड पे है। इसको आप समझ लीजिए। 70% समस्या समुद्र में है, RSN सिंह साहब का कहना है, और लद्दाख को आइसोलेशन में ना देखें। सर मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, अशोक सज्जनहार साहब के पास। क्विकली सर प्लीज। नहीं, मैं कह रहा था कि साउथ चाइना सी में जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं, क्या आप वहां टोल टैक्स देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते ना, तो कोई तो उसको ध्वस्त करेगा। क्या वो वक्त आ गया है? या इस समय क्या एक बहुत बड़ा डेटरेंस का काम अशोक सज्जनहार साहब कोविड कर रहा है क्या? अगर यही नॉन कोविड टाइम पे हो रहा होता तो मुझको लगता अभी तक तो वॉर छिड़ गई होती। अभी इकोनॉमी तमाम जगहों की ध्वस्त पड़ी है, शायद इसी वजह से इसको टाला जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं दिनेश, क्योंकि ये मेरे विचार से चीन ने इसमें अपना मौका पाया है। जो और सब देश तो कोविड से जूझ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो भी बहुत खराब है, और जो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है या जो उसका कंपेटिटर है या जो उसको कंटेस्ट कर सकता है वो है अमेरिका। और अमेरिका में देखिए जो हालात हैं सबसे ज्यादा खराब हैं। परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा जो पिछले 4-5 महीनों से जिस प्रकार से अमेरिका खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है और उसको वार्निंग दिया है, जैसे वहां पर उसने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे यूएसएस निमिट्स हो, यूएसएस रोनाल्ड रीगन हो, और उसने कहा है जो ये चीन जो कर रहा है साउथ चाइना सी में वो बिल्कुल अनलॉफुल है, क्योंकि जो फैसला आया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का 2016 में, उसके मुताबिक ये बिल्कुल ही अनलॉफुल है। देखिए जहां तक ये सरहद है, जहां तक सीमा है भारत और चीन की, वहां पर भारत को अपने आप लड़ाई करनी पड़ेगी, वहां पर अपने आप अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, चाहे हम इस प्रकार से। अशोक सज्जनहार साहब, आप जब मैं लौट के आऊंगा आपके पास तो ये समझूंगा कि आइसोलेशन में जब आप कह रहे हैं तो क्या हम बाकी चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ लद्दाख को देखकर काम करें, या बाकी जगहों पर, बाकी फ्रंट्स पर क्या चल रहा है इसको ध्यान में रखकर हमको लद्दाख की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी? मैं आपके पास आ रहा हूं शोएब जमाई, लेकिन मैं आपके पास आता हूं उसके पहले ये अहम खबर बताने के बाद, ये अहम खबर जरा आप देख लें। चीन बौखला गया है और बौखलाया चीन भारत पर कर सकता है साइबर अटैक। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चीनी सेना की सीक्रेट यूनिट 61398, ध्यान से सुनिए, 61398, ये यूनिट जो साइबर अटैक का काम करती है वो एक्टिव कर दी गई है, और चोरी छिपे साइबर अटैक के लिए बदनाम ये यूनिट भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहती है। लिहाजा भारत पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। शोएब जमाई, बात कहिए अपनी। जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत के जो मुसलमानों के जो मसाइल है अपने, उस मसाइल का हल भारत का मुसलमान खुद कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान के किसी कमेंट या हमदर्दी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि OIC में जाकर के जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर रिजोल्यूशन पास करवाया, उसमें सऊदी अरब भी नाराज हुए और दूसरे कंट्रीज भी नाराज, तो क्या इसी तरह का रिजोल्यूशन उइगर मुसलमानों के लिए पास नहीं करा सकता है पाकिस्तान? और तीसरी बात यह है कि ये
चीन का जो ये कदम है मस्जिद गिराना या फिर इस तरह का जुल्म, वो किसी भी देश में, हमारे मुल्क के किसी संगठन या लोगों के लिए वो एक्सक्यूज नहीं बन सकता कि कश्मीर में भी आप ऐसा ही करें या दूसरी जगहों पे ऐसा करें। और चौथी बात बोल करके अपनी बात खत्म करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अगर भारत के शोएब जमाई, इस बात का प्रधानमंत्री, मतलब भारत समझ में नहीं सरकार आया, कहां चाइना पर इस को- तरीके से मस्जिदें गिराई गई? आपको इसका मेंशन करना आवश्यक क्यों लगा? क्या आपको हिंदुस्तान में, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो लोग शिकायत करते हैं उनको देखना चाहिए बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, और कम से कम इस बात का शुक्र करना चाहिए कि हमारे यहाँ गुड सेंस इतना प्रिवेल करता है और इतनी सद्बुद्धि हम सब लोगों में है कि हम ऐसा कभी नहीं करते। इसका मेंशन ही नहीं करना चाहिए आपको शोएब जमाई। आप जान रहे इस बात को, मैंने कहा ना कि एक पार्टी है जो नाजिज्म को सही ठहराती है, वो कहती है कि उन्होंने यहूदियों के साथ जो किया हिटलर ने वो सही किया, उसी मानसिकता को मैं कह रहा हूँ वो एक्सक्यूज नहीं बन सकता आपके लिए। हमारा मुल्क जब उनके रिप्रेजेंटेटिव आप जिन पार्टी का जिक्र कर रहे हैं अगर कभी यहाँ पे होंगे तो आप ये चर्चा कीजिएगा। अभी पोथी साहब आपको सुन रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। पोथी साहब, एक तो शोएब जमाई कह रहे हैं कि हमारे घर के मसलों पर हमको हिदायत ना दें, और अगर इस्लाम के नाम पर झंडा बरदारी करनी है तो जरा उइगर मुसलमानों के समर्थन में आवाज उठाएं, बोलिए इमरान खान को कि जाएं और झंडा बरदारी करें। देखिए दिनेश, जो इस प्रोग्राम के अर्लियर में जो बात कह रहा था वो भी आपकी खबर ने सच साबित कर दी है। देखिए, आपका जो साइज है ना आपके मुल्क का, वो चाइना के बराबर है। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क था जिसने पिछले 70 साल आपके साथ मुकाबला किया और आपके साथ मुकाबले में रहा। अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान का कि जो उसके साइज के मुताबिक मुल्क है चाइना, जब अगर वो हिंदुस्तान के इलाके में या कश्मीर के इलाके में आ गया हुआ है तो हिंदुस्तान की फौजों को चाहिए उसे डिफेंड करें। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अभी आपका मीडिया क्या तो ये बता रहा खूबसूरती है से कि टालते हैं सर आप लोग। आपको उइगर मुसलमानों के लिए कोई दर्द नहीं है सर। मैं बार बार उइगर मुसलमानों के संदर्भ में सवाल पूछता हूं, आप आम पूछे जाने पर इमली बताते हैं, क्योंकि इसी में आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए आप महफूज रहेंगे। यही इमरान खान भी करते हैं। इमरान खान तो कहते हैं मेरे को इस मामले में जानकारी नहीं है। आप तो कम से कम ये नहीं कहते आप, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। आप अगर यहां बोलकर कुछ चले जाएंगे तो आपको पार्टी से हटा दिया जाएगा। सर, आपकी मजबूरी भी समझता हूं मैं। नहीं, मेरी बात सुने ना, अगर मेरे अपने पड़ोस में जो मुसलमान हिंदुस्तान में उन पे जुल्म और जबर जिस कदर हो रहा है, हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है, मैं उसके बारे में बात ना करूं और आप मुझे आप ये बोलिए कि हमको हिंदुस्तान के मसाइल में दखलंदाज होना होता है, इसलिए हम कश्मीर करते हैं। बाकी जगह हमारे बिरादरान नहीं है। उम्मत की बात उइगर के संदर्भ में नहीं होगी, उम्मत की बात यहाँ होगी। देखें, दखल अंदाजी नहीं है। अगर आप यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन देखें तो कश्मीर है जो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में डिस्प्यूटेड है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि चाइना क्यों आया है लद्दाख में। आप देख लें, चाइना लद्दाख में आया था तो 40 को हमने मार दिया। हमको बलिदान देना था, हमारे 20 ने बलिदान भी दे दिया। वो हम कर लेंगे। हमको मत बताइए केरला में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, हमको मत बताइए। आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताइए, और नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी में समझता हूं, कोई बात नहीं। आपको पाकिस्तान में रहना है, पीटीआई में रहना है। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपको यह अहम खबर बता देता हूं। अमेरिका को चीन की सीधी चुनौती। ताइवान को लेकर चीन ने कहा है, आप जानते हैं ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं, और ताइवान को हथियार सप्लाई करने के बारे में अब अमेरिका सोच रहा है। अमेरिका के इस कदम से चीन भड़का हुआ है, चेतावनी दी है, ताइवान के सभी एयरफील्ड तबाह कर देंगे। चीन ने कहा है कि अगर एयरफील्ड तबाह हो जाएगी तो फिर अमेरिका के F-16 टेक ऑफ कहां से करेंगे। ताइवान की अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन से डील हुई है। लॉकहीड के साथ $62 अरब की यह डील हुई है, और इसको लेकर अब चीन खिसियाया हुआ है। वो कह रहा है कि मैं तमाम एयरबेस नष्ट कर दूंगा। और आइए जल्दी से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ताइवान और अमेरिका एक दूसरे के बरक्स कहां खड़े हुए हैं। क्या एक दूसरे के आमने सामने ताइवान कहीं टिकता है चीन के माइट के आगे? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ताइवान के लिए एक लूज वाली सिचुएशन है, वो किसी भी सूरत में नहीं जीत सकता, या ताइवान को हल्का करके आंकना ही चीन के लिए हो सकता है उसकी कब्रगाह साबित हो? चीन हारेगा
ताइवान मारेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं। किस लिहाज से, किस बेसिस पे कह रहे हैं, आइए वो देखते हैं। असल में अगर इन दोनों की माइट का आप कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले इनकी जियोलॉजिकल सिचुएशन एक बार फिर से समझते हैं। ये देखिए, ये है ताइवान, एक छोटा सा आइलैंड, और ये है विशालकाय चीन। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आप देखिए, अगर आप इसके एयर बेसिस को गिनेंगे, हालांकि इसने बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने एयर बेस बनाए हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके एयर बेस आपको यहां नजर आ रहे हैं। और अगर ईस्टर्न थिएटर कमांड की बात करेंगे आप चीन की, तो वहां देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एयर बेसिस नजर आ रहे हैं। उस हिसाब से इस छोटे से मुल्क ने अपनी तैयारी को ज्यादा बेहतर किया हुआ है। और अगर आप देखेंगे इनकी पैदल सेना के हिसाब से, तो एक बहुत बड़ा अंतर है। कितना बजट कौन अपनी सेना के लिए निर्धारित करता है, अगर आप ये देखेंगे तो बहुत बहुत बड़ा अंतर है। 150 अरब डॉलर जहां डिफेंस बजट है, 180 बिलियन डॉलर बल्कि अब हो गया है, वहां ये इसका सिर्फ 11 बिलियन डॉलर है। वहां न्यूक्लियर बॉम्ब 320 से ज्यादा बताए जाते हैं, और यहां न्यूक्लियर बॉम्ब तो अभी एक भी नहीं बताया जाता। कॉम्बैट सेना के हिसाब से वो 26 लाख बताए जाते हैं, और ये 18 लाख बताए जाते हैं। और टैंक इनके पास 13,050 हैं, और इनके पास 1,180। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सेना इधर सो यंगवेन की बहुत कमजोर दिखाई देती है, और उस हिसाब से शी जिनपिंग बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन बात होती है मोराल की। कहा यह जाता है कि इन्होंने बहुत पहले यह भांप लिया था कि आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। इन्होंने अपने इंटेलिजेंस के लोगों को ठूसा हुआ है चीन में, और यह कहा जाता है कि जब पहली मिसाइल उधर से फायर होगी, उसके 1 महीने पहले इनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ऐसा होने वाला है। यहां अपने बीच के चारों तरफ, क्योंकि ये आइलैंड नुमा ये कंट्री है, इन्होंने अपने बीच को इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर यहां पर इनकी आर्मी घुसना चाहेगी, उसको घुसने से पहले कमाल के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने ये भांपा हुआ है कि इनकी शिप और इनके फाइटर जेट्स को तबाह करने के लिए इनको किस तरीके की जरूरतें पड़ेंगी, अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हुए बगैर। ये भी जानते हैं कि इस समय परमाणु बम रखना और परमाणु बम का इस्तेमाल 2 अलग चीजें हैं। लिहाजा ज्यादा स्थिति यही बनेगी कि कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे, और अगर उसमें जाएंगे तो ताइवान भारी पड़ सकता है, बावजूद इसके कि शी जिनपिंग कहीं ज्यादा भारी नजर आते हैं। यह कंपैरिजन मैं इसको लेकर जाऊंगा अपने मेहमानों के पास, लेकिन सबसे पहले आपकी टिप्पणियां और आपके कमेंट्स और आपके सवाल ले लेता हूं, क्योंकि वक्त कम बचा है। विवेक पांडे कहते हैं, अगर परंपरागत युद्ध हो तो भारत को तिब्बत को आजाद कराना चाहिए। यदि परमाणु युद्ध होता है तो चीनियों को भारत से ज्यादा क्षति उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसके असेट्स हमसे ज्यादा हैं। आरएसएन सिंह साहब, क्विक कमेंट सर इस पे। नहीं, ये जो आपने कंपैरिजन किया, ये इसको इस परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए। ताइवान उस पूरे एरिया में जो ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना है, पूरा एरिया में एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अमेरिकन के द्वारा तैयार की गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जापान भी है, साउथ कोरिया भी है। ताइवान जो है वो उसको बिल्कुल उसका एपी सेंटर है, आपको मालूम है। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उस तरफ जो है अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिका के जो बेसेस हैं, और ईस्टवर्ड सब आप चले जाइए तो ये पूरा अब साहब 3 वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहाँ पे घूम रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप चाइनीज़ के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के ट्रिपल होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ताइवान के माइट के साथ आप जापान जोड़ लीजिए, आप अमेरिका जोड़ लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया भी जोड़ लीजिए, और तब फिर हिसाब कीजिए कौन किस पर भारी पड़ेगा। वो नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये पूरी आर्किटेक्चर बनी हुई है। अगला सवाल सर, वक्त होता तो आपकी बात को और ज्यादा विस्तार से समझता मैं। रुपिंदर सिंह गिल कहते हैं कि हम चीन के अचानक हमले को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी पहली गोली ना चलाने वाली पॉलिसी पर अड़े हुए हैं, जबकि चीन अपनी हैवी आर्टिलरी तक तैनात कर चुका है। अशोक सज्जनहार साहब, शराफत हमारे लिए भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब जो भारत और चीन का इक्वेशन है, समीकरण है, एकदम बदल गया है। पहले ये होता था जो हम आर्म्स कैरी नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु अब भारत की सरकार ने अपनी सेना को पूरी छूट दे दी है। जो जैसा वहां पर हालात हों उसके अकॉर्डिंगली वहां पर उनको ऐड करना चाहिए। तो मेरे विचार से बिल्कुल भी
हम उससे नहीं लिए जाएंगे। और रक्षा मंत्री ने इस बात को दोहराया भी था कि नो फर्स्ट यूज वाला वेपन्स के मामले में हम ये पहले छोड़ चुके हैं, अब अगर हमारी प्रतिष्ठा हमारी सोवेरेनिटी पर आ जाएगी तो फिर हम वो करेंगे। अगली टिप्पणी जल्दी से ले लेते हैं, अगला सवाल जल्दी से ले लेते हैं। उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को देखकर पाकिस्तान ने आंखें बंद कर ली हैं क्योंकि वो चीन का कर्जदार है और ऐसा लगता है कि ये दूसरा तिब्बत बनने की राह पर है। जिस प्रकार चीन ने तिब्बत पर विकास के बहाने कब्जा किया, विश्व चुप रहा, क्या अब भी यही होगा? पाकिस्तान क्या कब्जे में आ जाएगा? राम भगत शर्मा कह रहे हैं शोएब जमई पाकिस्तान का यही हश्र होने वाला है, कॉलोनी बन जाएगा चीन की वो। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो उइगर मुसलमानों पे इस तरीके से चुप रहे तो शायद बन सकता है। और अगर तिब्बत के साथ ऐसा मामला होता है, तिब्बत की तरह बनता है, तो भारत सरकार में उनको उइगर मुसलमानों का एक प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज जो है, मतलब एक साइड प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया में जैसे जगह दी है। संजय कुलकर्णी साहब जैसे वहां पहुंचे चीनी मजदूरों और सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों और मजदूरों को मारा है, सैनिकों को मारा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने गए हुए सैनिकों को मारा है, उससे तो ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिन इनके लिए ठीक नहीं है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान का स्पेशली पीओके और बलूचिस्तान जो है, आप समझ लीजिए हट गया है, वो चीन के कब्जे में है। और जब तक सीपीईसी और जब तक वो रोड ग्वादार टू खुजरे पास जब जाएगा आगे, सवाल ही नहीं पैदा था, ये गया। अब पाकिस्तान कुछ भी बोले, बलूचिस्तान भी गया उसके हाथ से और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी उसके ऊपर पूरा कब्जा रखेगा, क्योंकि चीन चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के इलाके से या पीओके के इलाके से उइगर प्रोविंस की तरफ ना जाए। बहुत धन्यवाद सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्पेशली पोथी साहब आपका बहुत धन्यवाद, आप पाकिस्तान से हमारे साथ चर्चा में जुड़े। और जैसा कि कहा जाता है कि देयर आर नो फ्री लंचेस एंड फ्री डिनर्स इन दिस वर्ल्ड। पाकिस्तान आज अगर कुछ मुफ्त में अपने लिए चीन से आया हुआ समझकर बहुत खुश हो रहा है, तो आने वाले दिन उसकी भरपाई करने वाले होने वाले हैं। लेकिन आइए ये पाकिस्तान पर और वक्त पर छोड़ते हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की बड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।